गुर्जर समाज के बंधु हो। मुझे कई दिन से फ़ोन कर रहे थे दो साथी, जिनका नाम, एक का नाम श्री बनर्जी है और एक है श्री अंशुमान जी। मैंने उनको कहा कि संडे में आप घर आइए। वे आज घर आए सुबह 8 बजे और उन्होंने हमारे गुर्जर इतिहास पर चर्चा की। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी पहली मुलाकात है। मैं उनका परिचय आप लोगों से कराता हूँ। हिंदुस्तान के बड़े प्रसिद्ध पत्रकार हैं दोनों और कई टीवी चैनल में और बड़े बड़े अखबार में पत्रकारिता कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं। वे अपना परिचय स्वयं बताएंगे। उन्होंने गुर्जर इतिहास पर जो जानकारी दी मुझे गदगद कर दिया, तो मैंने सोचा कि मैं ये सब आपके साथ शेयर करूं। इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है और आपके सामने प्रस्तुत है। हाँ जी बनर्जी साहब, आप अपना हमारे गुर्जर समाज को परिचय दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मलय बनर्जी है। मूलतः मेरा ब्रॉटअप यानी पढ़ाई लिखाई वगैरह मेरे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ है और मैं 2002 से दिल्ली में हूँ। मैं दैनिक भास्कर, नवभारत और सहारा समय, न्यूज़ चैनल सहारा समय में 6 साल कार्यरत रहा। उसके बाद न्यूज़ एक्सप्रेस, CNEB, इंडिया न्यूज़ और लास्ट में पिछले साल तक न्यूज़ नेशन में था। और मैंने अपने एक संस्थान की तरफ से 3 महीने तक दादरी में सर्वे किया था, जहाँ से मुझे ये गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, इनके गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी हुई। मैंने तमाम चीज़ों में देखा कि इनके इतिहास को ठीक ढंग से अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो मेरे अंदर बड़ी कौतूहल हुआ कि मैं इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करूं। जब मैं धीरे धीरे इसके अंदर समाहित होता गया तो मैं सीधा इसका कनेक्शन पाता हूं भगवान विष्णु के वराह अवतार से। आपने भगवान विष्णु के वराह अवतार के बारे में सुना होगा। उसमें वो एक भौगोलिक घटना थी जिसका कथा रूपांतरण में ये बताया गया है कि वो वराह जो है वो धरती को समुद्र के नीचे से ऊपर लेकर के आते हैं। और इसी को हम जब मानवीय पहलू में देखते हैं तो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज किसके साथ हम इसको समतुल्य पाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस पवित्र धरा की रक्षा के लिए जितना बड़ा योगदान उनका है और पूरे गुर्जर समाज का है, उतना बड़ा योगदान और किसी का नहीं मिलता। हमारे अगर हम किसी की तुलना इस वराह अवतार के साथ कर सकते हैं तो वास्तव में वो सम्राट मिहिर भोज ही हो सकते हैं। मैं अपने एक साथी अंशुमान जी से भी आपका परिचय कराना चाहूँगा। अंशुमान आनंद जी इतिहास के विद्यार्थी हैं और उन्होंने भी इस विषय पर बहुत पहले से काम किया हुआ है। मैं स्वयं उनको अंशुमान जी को ये माइक सौंप रहा हूँ, वो अपने बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान आनंद जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ। स्टार न्यूज़, जी न्यूज़, आज तक जैसे कई संस्थानों में काम कर चुका हूँ। मैं मूल रूप से इतिहास का विद्यार्थी हूँ और JNU का स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे हमेशा से ये विचार मन में आता था कि जो इस्लाम अरब में 600 ईस्वी में अपने उरूज पे पहुँच गया, अपने शिखर पे पहुँच गया, उसने मिस्र पर जीत हासिल की, ईरान पर जीत हासिल की, लेकिन भारत आने में उसको इतना समय क्यों लग गया। तो मैंने इस पर रिसर्च शुरू की, शोध शुरू किया, तो मुझे पता चला कि भारत के महान गुर्जर सम्राटों ने अरब आक्रमणकारियों की आंधी को 300 साल तक रोक के रखा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे इस इतिहास को भुला दिया। सम्राट नागभट्ट से लेके एक लंबा शासनकाल 300 वर्षों का रहा, जब गुर्जर सम्राटों ने इस भारत भूमि की म्लेच्छों से रक्षा की। उनके पास 36 लाख की बड़ी फौज हुआ करती थी, जो कि 4 हिस्सों में बटी हुई थी, और इसमें सबसे प्रतापी शासक थे सम्राट मिहिर भोज, जिन्होंने 836 ईस्वी से लेके 885 यानी 49 वर्षों तक निष्कंटक राज्य किया। एक इतने लंबे समय तक उन्होंने सैकड़ों जंगें लड़ी, महान युद्ध किए और विदेशी आक्रमणकारियों से भारतीय धरती को बचाया। लेकिन प्रश्न ये है कि इतने महान सम्राटों का वंश, इतने महान शासकों का राज्यकाल, वो हमारी नज़रों से दूर क्यों है। मैं इसी प्रश्न का
जवाब लेने के लिए कसाना साहब के पास आया, क्योंकि मैंने पता किया कि इस पूरे नोएडा एनसीआर के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति जो मुझे मेरे सवालों का जवाब दे सकता है तो वो श्री नेपाल सिंह कसाना जी थे। तो मैं उनसे मिलने आया। मैंने उनसे आग्रह किया कि वो मुझे समझाएं कि गुर्जर सम्राटों का इतिहास क्या था। उन्होंने मुझे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। उन्होंने बहुत शोध किया है, उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया है और बरसों तक उन्होंने गुर्जर सम्राटों पर रिसर्च और शोध किया है। उनके पास किताबों का जखीरा है, बहुत विद्वान आदमी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहे हैं वो, और उन्होंने एक परिसंघ बनाया है गुर्जर समाज का अपने, और वो उसके माननीय पदाधिकारी हैं। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि गुर्जर सम्राट जो कि एक महान शासक थे और उनके वंशज, उन्होंने इतने सालों तक इतिहास, अपने गौरवशाली इतिहास से दूर रहे। तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि उनके नज़रिए से ऐसा क्या था कि गुर्जर समाज अपने गौरवशाली इतिहास को भूल गया। कसाना जी। जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि 300 वर्षों तक शासन करने के बाद गुर्जर वंश जो है वो अपने इतिहास को क्यों भूल गया है? उसका कारण यह है कि जब 1120 में हमारे गुर्जर प्रत्याश सम्राटों का पतन हो गया तो मुस्लिम आक्रमण स्टार्ट हो गए, और जो हमारे गुर्जर वंश के और अन्य राजा महाराजा थे, जिनमें सोलंकी थे, चालुक्य थे, चौहान थे, परमार थे, हमारे चंदेल वंश थे मोहबा वाले, सिसोदिया वंश गहलोत उदयपुर वाले, ये सारे के सारे सामंत थे गुर्जर प्रत्याश सम्राटों के। जो चौहान वंश थे अजमेर वाले, जिनमें से पृथ्वीराज चौहान अंतिम शासक हुए, इन्होंने फिर गुर्जर प्रत्याश सम्राट मीर भोज की तरह सम्राट बनने की शायद इनकी इच्छा थी, और फिर ये आपस में ही युद्ध करते रहे, और करते करते फिर विदेशियों को जयचंद जैसे बुला लाए। हालांकि बाबर को भी राणा सांगा जी बुला के लाए, और अंत में वही मुस्लिम शासक जो है हमारे देश पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। और एक दिन मुस्लिम शासन यहाँ पर हुआ। मोहम्मद गौरी जी ने जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया, तो उसके बाद फिर 1193 में जयचंद को भी मार दिया, उनको भी जीत लिया, तो फिर मुस्लिम काल चालू हो गया। तो जो हमारा पूरा गुर्जर वंश, जो राजा महाराजा उस टाइम के थे, उनकी शक्ति बिखर गई, और वो मुस्लिमों से टकराते रहे अपने अपने स्तर पर, बहुत सारे युद्ध किए, और करते करते सारे पूरे देश में अफरा तफरी मची चली गई, अराजकता फैल गई, और बहुत सारे हमारे गुर्जर राजाओं ने, जो पवार थे, प्रहार थे, तोमर थे, जो भी थे, सब ने युद्ध तो किए, लेकिन अंत में विजय नहीं हो पाई। और चलते चलते फिर बाद में सन 1300 के बाद में हम में से ही कुछ मुस्लिम शासकों ने उनको अपने तरफ जोड़ लिया, सेना में रख लिया, और वो एक राजपूत जाति के नाम से स्थापित हो गए। तो जो आज का गुर्जर समाज है, जो गुर्जर वर्ग के लोगों को आप मिल रहे हैं, जो आपको कसक है, यह वह वर्ग रह गया जिन्होंने लड़ना तो मंजूर किया, लेकिन अपने स्वाभिमान को बेचने के लिए आगे नहीं आए, और उन्होंने हमेशा विद्रोह करते रहे। वो चाहे तुर्क हो, चाहे खिलजी वंश हो, चाहे तुगलक वंश हो, चाहे सैयद वंश हो, चाहे मुगल वंश हो, चाहे 1857 की क्रांति हो, उसमें हमारे प्रथम क्रांति कोतवाल धन सिंह गुजर ही हुए। और ये जिस जगह पर आप नोएडा में बैठे हैं, या पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, सामूहिक रूप से पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी एक जाति ने अंग्रेजों के खिलाफ सामूहिक रूप से युद्ध किया तो वो गुर्जरों ने किया, और जाति के लोगों ने भी है, लेकिन उन्होंने अलग अलग ग्रुप में किया है। छोटी जगह पर, कहीं 2 गांव ने कर दिया, कहीं 4 गांव ने कर दिया, कोई 10-20 लोगों ने कर दिया, लेकिन हमारी जाति ने सामूहिक रूप से किया। तो हमारे अंग्रेजों ने फिर हमको, हमारे पूर्वजों को इतना प्रताड़ित किया, गांव के गांव जला दिए गए, हमारे पशुओं तक को उन्होंने बेच दिया, हमारे गांव में तोप लगा के लोगों को मार दिया, लाखों लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया, किसी को गोली मार दी, और हम कहीं नहीं रहे। पहाड़ों में, जंगलों में जाना पड़ा, ना हमारे पास शिक्षा रही,
ना हमारे पास आर्थिक स्थिति मजबूत रही और हम विद्रोही बनते रहे और हम बागी बन गए। जो आप देखोगे चंबल के बहुत सारे गुजर डकैत सुने होंगे आपने, वो डकैत नहीं थे, वो शासन के नज़रों में डकैत थे, वो बागी थे। जब शासन व्यवस्था ने हमारे साथ अत्याचार किया, 1871 में हम पे क्रिमिनल एक्ट लगा दिया। डेली थाने में हाजिर लगाना हमारी पूर्वजों की मजबूरी थी, उनके अंगूठा लिए जाते थे। बच्चा पैदा हो गया तो उस दिन दर्ज हो जाता क्रिमिनल एक्ट में आके आपराधिक जाति का। जो हमारा शौर्यपूर्ण इतिहास था उसको हमारे क्रिमिनल एक्ट लगा करके हमको अपराधी घोषित कर दिया। लोगों की नज़रों में जो सत्ता के साथ जुड़े हुए थे, जो सत्ता का स्वाद चाख रहे थे, जो आम लोग थे, ना इधर थे ना वो उधर थे, वो हमको एक आपराधिक जाति के मान बैठे। और हम बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इसी बात पर है मेरा आपसे कि मैंने गुर्जर जाति के बारे में इतिहास का जब अध्ययन किया तो मुझे आर्ष ग्रंथों में एक शब्द मिला राजा दशरथ के लिए, गुरुतरो गुरु, यानी कि गुरुओं का गुरु। जिस गुरुतर शब्द से गुर्जर शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी कि गुर्जर जाति का जो संबंध है वो भगवान राम के पवित्र इक्ष्वाकु कुल से है। इस बात का प्रतीक ये है कि गुर्जर सम्राट जहाँ भी हुए उन्होंने सूर्य मंदिर बनवाया। भीनमाल में, आपके सौराष्ट्र में और मुल्तान में, हर जगह गुर्जर सम्राटों के बनाए हुए सूर्य मंदिर मिलते हैं, जो कि ये साबित करता है कि वो सूर्य वंश के क्षत्रिय हैं। किंतु आज की डेट में, आज के वर्तमान समय में गुर्जर जाति इतनी हीन अवस्था को प्राप्त हुई, ये बड़े आश्चर्य और शोध का विषय है। आखिर क्यों गुर्जर समाज अपने इतिहास से दूर हो गया? मैं कसाना साहब से सवाल का जवाब चाहूँगा। नहीं, वो स्थितियाँ हमारे अंशुमान भाई ऐसी बन गई कि हमको अपने पूर्वजों को अपनी रोजी रोटी का एक सवाल खड़ा हो गया था। जब जंगलों में गए, बहुत सारे लोगों पर हमारे लिए चोरी का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि गुर्जर आज भी हिंदुस्तान में, जो भी हिंदू गुर्जर है, शुद्ध शाकाहारी है। किसी के घर पर मीट नहीं बनता है, औरत बहुत नफरत करती है। और हमें ने तो जो आर्य समाज का, या जिस टाइम सूर्यवंश का प्रादुर्भाव हुआ उस टाइम नियम बनाए गए थे, उस नियम का पालन, संस्कार, ब्राह्मणों को सम्मान देना, छोटी जातियों के लिए लड़ना, कमज़ोरों की सुरक्षा करना, कमज़ोरों को शरण देना, दूसरे के गरीब लोगों की मदद करना, ये गुण हमारी पूरी जाति में है। लेकिन जब जंगलों में चले गए, शिक्षा दूर हो गई, तो इतिहास की बात कहाँ से करते हैं? कलम हाथ में थी नहीं। और लेकिन पिछले जब देश आज़ाद हुआ, उससे बहुत सारे पत्रकार, हमारे जितेंद्र कुमार वर्मा जी थे, उन्होंने गुर्जर भारती नाम की एक मैगजीन निकाली थी। देश में घूम घूम करके उस इतिहास को उन्होंने बताया था। लेकिन अब तो आज स्थिति ये है कि हजारों लोग इतिहास को जीवित करने पर लगे हुए हैं। और मैं तो विशेषकर 1982 में जब मैं MSc में B.Ed कर रहा था, तो मुझे एक जाति विशेष के लोगों ने भैंस चोर के औलाद कह दिया था। और मैं उस दिन से आज तक इतिहास के पन्नों को ही, अपने पूर्वजों के पन्नों को पढ़ करके उनको सबके सामने लाने के लिए रात दिन एक किया हुआ मैंने। और हमारी एक टीम ने पहला काम किया था, जिस प्रत्याश सम्राटों की बात आप कर रहे हैं, साहब सिंह वर्मा जी से मिलकर हमारी टीम ने, जिसका मैं हेड था, गुर्जर प्रत्याश सम्राट मीर बोझ मार्ग नई दिल्ली रिंग रोड से लेकर के जो निजामुद्दीन पुल कहलाता है, 27 सितंबर 1998 को हमने लगवा दिया था। और उसी तरह धन सिंह कोतवाल की मूर्ति भी मैं ही हेड था, सरकार से मंजूर करा करके धन सिंह कोतवाल मूर्ति मेठ में लगवाई। और फिर हमने एक पुस्तक डॉक्टर दयाराम वर्मा को हमने प्रकाशन समिति बनाई, डॉक्टर दयाराम वर्मा जी से एक किताब लिखवाई गुर्जर हिस्ट्री पर, जो 686 पेज की है, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जो कसक आपके अंदर है, जो आपने इतिहास पढ़ा हमारा, वही कसक हम पे आ गई है। और आज मैं ही अकेला नहीं, हमारे देश के हमारे गुर्जर समाज के बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे सामाजिक संगठन इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। और अब तो हमारे मीर बोझ के नाम से हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा कॉलेज पहले बना दिया था, 1966-67 में उसका नाम रख दिया था, उनकी मूर्ति लगी हुई थी। ये तो यूपी के CM ने पता नहीं किन के बहकावे में आकर के वो
एक नाम को हटाने का मुद्दा ऐसा पैदा कर दिया जिससे पूरे देश में इंक्लूडिंग मुस्लिम गुजर जम्मू कश्मीर, इंक्लूडिंग मुस्लिम गुजर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पंजाब, आपका रायबरेली, अमेठी, सब गांव में गुजर प्रतिहार सम्राट के नाम से हमारे बोर्ड लग चुके हैं। और सैकड़ों जगह हमारे गुजर समाज ने मूर्तियां लगा दी हैं और कई जगह ग्वालियर जैसी जगह पे तो झंझट भी हो गया। और राजपूत भाई, जो कि हकीकत ये है कि जो उनका 70% जो भाग है वो हम में से ही है। हमारे परिवार के लोग हमसे ही विरोध कर बैठे हैं। और आज ये बड़ा विवादित मुद्दा होगा कि गुजर प्रतिहार सम्राट गुजर थे, एक राजपूत थे, जबकि किताबों में आप भी खुद इतिहासकार हैं, आप ही बताएंगे मीर बहुत सम्राट गुजर थे, एक राजपूत थे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बताएं जो आपने अध्ययन किया है, बताएं। सम्राट मिहिर भोज के बारे में जो मैंने अध्ययन किया, मैंने ये स्वयं पाया और भारतीय कानून भी कहता है कि जो व्यक्ति अपने बारे में जो स्टेटमेंट, जो बयान देता है, उसी को सबसे ऑथेंटिक, सबसे विश्वसनीय माना जाना चाहिए। और सम्राट मिहिर भोज ने अपने सारे शिलालेखों में, अपने सिक्कों पर, अपने राज्य आदेशों में स्वयं को गुर्जर सम्राट घोषित किया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं को, अगर कोई सम्राट, अगर कोई इतना बड़ा व्यक्ति स्वयं को खुद गुर्जर कह रहा है, तो उसके 100 साल, 1000 साल, 5000 साल बाद पैदा होने वाले लोग उसको कहें कि नहीं ये गुर्जर नहीं थे, ये कैसे संभव है? हम तो उसी व्यक्ति की बात मानेंगे ना जिसने अपने बारे में स्वयं अपनी जीवनी में लिखा है। तो इससे ये साबित होता है कि सम्राट मिहिर भोज, नागभट्ट, ये सभी एक गुर्जर वंश के लोग थे। और ये गुर्जर शब्द एक ऐतिहासिक शब्द है। मेरा ये मानना है कि एक अंग्रेजों के गवर्नर हुआ करते थे लॉर्ड मैकाले, जो कि शिक्षा शास्त्री भी थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यदि किसी पर शासन करना हो तो पहले उसका इतिहास भुलवा दो। तो मेरा ये मानना है कि गुर्जर जाति का इतिहास इतना गौरवपूर्ण रहा है और उसको जानबूझकर उसका इतिहास भुलवा दिया गया ताकि वो जाति फिर से सिर ना उठा सके। ये इस वजह से हुआ क्योंकि गुर्जर जाति हमेशा से विद्रोही रही थी। मेरे इस बात की तस्कीद कसाना साहब भी करेंगे कि गुर्जर कभी झुकना सीखता ही नहीं है। गुर्जर संघर्षरत रहता है, युद्ध करता है। ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने साजिश करके, मुगलों ने साजिश करके गुर्जर जाति से उनका इतिहास मिटवा दिया। मेरे ख्याल से कसाना साहब भी इस बात से सहमत होंगे। हाँ, मैं सहमत हूँ इस बात को। शासन के हम विरोधी थे, विदेशों के विरोधी थे, अंग्रेजों के विरोधी थे। तो हमको लज्जित करने के लिए, हमारा मनोबल तोड़ने के लिए हमको आपराधिक जाति घोषित करके हमें चोर लुटेरे की संज्ञा दे दी। तो दुख तो बहुत था, लेकिन अब हम मजबूत हो चुके हैं। हमारा युवा, पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे वर्ल्ड का युवा आज अपने इतिहास को जीवित देखना चाहता है। और हम आने वाले समय में अपने इस इतिहास के बारे में और बहुत बड़ा काम करने की हम योजना बना रहे हैं। आप हमें सलाह दें कि हमें क्या करना चाहिए, आप हमें बताएं। छोड़ो, जो विरोध करे करते रहे, उनका विरोध सब दब जाएगा। अब हमारे इतिहास को कोई दबा नहीं सकता, चाहे हमारे पितराज चौहान का इतिहास हो, गुर्जर सम्राट का, गुर्जर सम्राट अनंगपाल तंवर का हो। हम मानते हैं कि जो गोत्र हमारे हैं वही गोत्र अधिकतर राजपूतों में, जाटों में, वे भी सब एक ही खानदान के हैं। लेकिन कोई ये कहने लगे गुर्जर क्षत्रिय ही नहीं थे। क्षत्रिय शब्द का क्षत्रिय शब्द का ठेका भी एक जाति राजपूत लेना चाहती है। हमारे 14 स्टेट में हमारे गुर्जरों को ठाकुर कहा जाता है। आगरा, औरैया, इटावा, जालौन, उरई, झांसी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, शिवपुर और भी कई जिले मध्य प्रदेश में, वहाँ केवल गुर्जर को ठाकुर बोला जाता है, राजपूत को लिए नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं, बहुत सारे टीवी पे आपके पत्रकार ही उनको ठाकुर बोलते हैं, बहुत पत्रकार क्षत्रिय बोलते हैं, जबकि असली क्षत्रिय 3 लोग थे, 3 जातियाँ थी नॉर्थ, उत्तर और मध्य भारत में, जाट, गुर्जर और यादव। फिर चौथे हम में से निकल के ये बन गए। इनमें बहुत सारे यादव कुल के लोग भी राजा थे, वो भी राजपूत कहलाने लगे। 1-2 जाट भी अपने आप को राजू कहने लगे। अब तो मराठे भी, जो सिंधिया मराठे हैं, वो उसकी जो बेटी है वसुंधरा राजे, वो वहाँ ब्याही गई राजपूतों में, जाटों में ब्याही गई थी हालांकि। तो वो भाषणों में कहती हैं, मैं राजपूत की बेटी हूँ, मैं बहु जाटों की हूँ और समदन गुर्जरों की हूँ। तो राजपूत शब्द इतना प्रभावी होगा, जो एक जमाने में हजारों साल जो एक गुर्जर शब्द बड़ा प्रभावी था।
गुर्जर होना एक फक्र था, गुर्जेश्वर कहना एक उपाधि थी। लेकिन जब मुस्लिम काल आया, उन्होंने इनको राजपूत, राजपुत्र, पुत्र, राजपूत, राजपूत कहना चालू किया, तो राजपूत शब्द ऐसे लगा जब राजपाट जुड़ के नाम है। तो बहुत सारे लोग राजपूत कहने में बड़े सेखी मानते हैं, झूठे मानते हैं, चाहे भूखे मर रहे हैं, पर फिर भी कहेंगे हम राजपूत हैं। अरे ठीक है, राजपूत है, उनका जो राजपूतों ने कारनामा किया है वो सबको पता है। हमें बाद में आकर सत्ता के साथ जुड़ गए, अंग्रेजों के साथ रहे। 1857 में चुप क्यों रहे? लड़ते ना। 1857 में हमारे गुर्जर की तरह, अन्य जो मुस्लिमों की तरह, त्यागियों की तरह, कुछ जाटों की तरह, कुंवर विजय सिंह अकेले उन्होंने बड़ी क्रांति की थी बिहार में, उनकी तरह जो इनके खानदानी थे। लेकिन अब हमारे इतिहास को कोई दबा नहीं सकता। हम बड़े से बड़ा कार्य करने को तैयार हैं। आप हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। हम इतिहास की बात करें तो किसी भी सम्राट, किसी भी राजा के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम ये जानें कि उसके शत्रु, उसके दुश्मन उसे कैसे देखते थे। तो हम सम्राट मिहिर भोज की बात करें तो उनके सबसे बड़े शत्रु अरब यानी मुस्लिम शासक हुआ करते थे। तो मुस्लिम शासकों ने उनके देशों में जासूस भेजे, लेखक भेजे। इसमें से एक का नाम था अल मसूदी, जिसने किताब लिखी मुरूज अल उत जहब। दूसरा जासूस था सुलेमान, जिसने किताब लिखी सिलसिलातुत तवारीख। इन किताबों में बड़ा आश्चर्यजनक बातें लिखी हुई है सम्राट मिहिर भोज के बारे में। उसमें लिखा गया है कि मिहिर भोज ऐसे सम्राट थे जो सौंदर्य से पूर्ण, शक्तिशाली और सुसंस्कृत थे। बहुत सभ्य लहजे में बातें करते थे, किंतु उनकी तलवार उतनी ही मजबूत थी। उनके शासनकाल में सोना चांदी सड़कों पर बिखरा होता था और कोई उठाने वाला नहीं था। सोने चांदी के सिक्के चलते थे। सोचिए, भारत सोने की चिड़िया था उस जमाने में। लेकिन ये सारा इतिहास भुला दिया गया। हम चाहेंगे ये सारा इतिहास पुनर्जीवित हो। ये ज़माना ऑडियो विजुअल मीडियम का है, फिल्मों का है, डॉक्यूमेंट्रीज़ का है, सोशल मीडिया का है। हम चाहेंगे सम्राट नागभट्ट, सम्राट मिहिर भोज जैसे पराक्रमी शासकों का इतिहास, जिसे जानबूझकर हमसे छीन लिया गया, छीनने की कोशिश की जा रही है, उसे हम पुनर्जीवित करें, उसको हम फिर से लोगों के सामने लाएं। हम बताएं कि वो कितने प्रतापी लोग थे। उन्होंने इस भारत भूमि के लिए, इस धरती माता के लिए क्या किया, हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे नारियों की रक्षा के लिए, अबला ब्राह्मण गौओं की रक्षा के लिए, बालकों की रक्षा के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। हम कसाना साहब से पूछना चाहेंगे कि इस विषय में उन्होंने भविष्य की क्या योजनाएं बनाई हैं। अभी हमारे एक फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, अरुण नागर, उनसे मेरी बातचीत हुई है कि हम उनके ऊपर एक फिल्म बनाएंगे, भले वो मैक्स प्लेयर लेवल की हो या बड़े स्तर की हो, बड़े बजट की हो चाहे छोटे की। मैं अपने पूरे गुर्जर समाज से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि पिक्चर के माध्यम से हम इस इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से स्थापित करते हैं। आप सही कह रहे हैं जो आपने प्रस्ताव किया ऑडियो वीडियो के हिसाब से। तो एक पिक्चर बनाने का हमारा एक आइडिया है, वो कितने दिनों बाद बन सकती है, उसकी स्क्रिप्ट अरुण नागर जी मेरे साथ मीटिंग कर चुके हैं। स्क्रिप्ट बनाने की लगभग तैयारी है। लेकिन जो आपने इतिहास हमको बताया है, जिस ढंग से आपने मुझसे कई घंटे बात की है, मुझे लगता है कि आपके पास बहुत जानकारी है। आप दोनों अमरजीत जी साहब भी बहुत जानकारी रखते हैं। तो सर साहब, इस बारे में तो क्षमा चाहूँगा, मेरी जानकारी आपसे कम है। मैंने आपसे 4 घंटे बात की है। हाँ। और मैं समझ चुका हूँ कि इस मामले में मेरी जानकारी आपसे सीमित है। आपकी जानकारी बहुत अद्भुत है और बहुत गहराई में आपकी जानकारी है। तो अगर जब कभी भी हमें मिहिर भोज सम्राट के बारे में जानना होगा, हम आपके पास ही पहुँचेंगे। तो गुर्जर भाइयों, उठे राष्ट्र तुम्हारे कंधों पर, बढ़े प्रगति के प्रांगण में, पृथ्वी को रख दिया उठाकर तुमने नफ के आंगन में। तुम्हारे प्राणों के ज्वार पर लहराते हैं देश सभी, चाहे जिसे इधर कर दो, चाहे जिसे उधर क्षण में। हमारी आपसे विनती है कि कसाना साहब ने गुर्जर प्रतिहार वंशज को लेकर के जो गौरवशाली इतिहास को सहेजने की हमने कोशिश या शुरुआत की है, उसे पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें और जैसा भी कसाना साहब अपील करते हैं उनके मुताबिक आप इस अच्छे उद्देश्य के कार्य के लिए सहयोग करें और हमारा समर्थन दें।
धन्यवाद।